नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव रंग पकड़ने लगा है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब तीखे बयानों का दौर शुरू हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने ईद के दिन जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया कह दिया। ममता ने कहा, मोदी सऊदी अरब जाकर वहां के नेताओं से हाथ मिलाते हैं, जब वापस आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, एसआईआर की आड़ में वोटरों के नाम कटवाते हैं, घुसपैठिया का लेबल लगाते हैं। सबसे बड़े घुसपैठिया तो आप हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा और साथ ही चेतावनी दी कि राज्य को निशाना बनाने वालों का बुरा अंजाम होगा। ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के जरिए अगले महीने होने वाले बंगाल चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी उनके बयानों को हार का डर बता रही है। ममता बनर्जी के इस बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। नागपुर में कहा कि ममता दीदी के दिमाग पर चुनावी दबाव साफ दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि वे चुनाव हार रही हैं। कई बार व्यक्ति अपना विवेक खो देता है और फिर ऐसी बातें करता है जिन्हें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोग जानते हैं कि घुसपैठ कौन कर रहा है और देश को बचाने वाला कौन है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे दिलचस्प लड़ाई चल रही है मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाम उसे कायम रखने की। करीब 30% मुस्लिम आबादी वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां कई सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में होते हैं और इसी वजह से हर चुनाव में ये वोट गेम चेंजर बन जाता है, क्योंकि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का अब गठबंधन फाइनल हो गया है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अलावा नए गठबंधन से मिलने वाली चुनौती से ममता बनर्जी घबरा गई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। तेलंगाना के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में ओवैसी उस राजनीतिक हस्तक्षेप का नाम है जो सेकुलर पार्टियों की मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल बिगाड़ देता है। पश्चिम बंगाल चुनाव में इसी ओवैसी फैक्टर को साधते हुए ममता बनर्जी के सामने 3 धड़े खड़े हैं। बंगाल में मुस्लिम वोटरों की तादाद ठीक ठाक है, हमने बताया आपको कि 30% इनकी संख्या है, तो ऐसे में इस बात की गुंजाइश पूरी है कि कोई पार्टी मुसलमानों का नाम लेकर सिर्फ मुसलमान नेता के सहारे आगे बढ़े। अब तक इस वोट बैंक पर सबसे मजबूत जो पकड़ रही है वो ममता बनर्जी की रही है, लेकिन इस बार कुछ नए और कुछ पुराने चेहरे इस पकड़ को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या ओवैसी और हुमायूं के बहाने पीएम मोदी पर हमला कर ममता उस 30% मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में रखने की कोशिश में है, और ममता बनर्जी ने जो प्रधानमंत्री पर हमला बोला है और सबसे बड़ा घुसपैठिया बताया है, क्या चुनाव अब इसी दिशा में आगे बढ़ेगी? यही चुनाव की शुरुआत है और यहीं से चुनाव प्रचार का रंग पकड़ेगा और यही मुद्दे आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब कि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम ही पश्चिम बंगाल में चुनाव का मुख्य मुद्दा रहेगा। आज इसी पर चर्चा हम करेंगे मुद्दे की बात में। बंगाल में आर पार की लड़ाई, सबसे बड़ा घुसपैठिया पर आई, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया बता दिया और चेतावनी भी दी है कि राज्य को निशाना बनाने वालों का बुरा अंजाम होगा। शनिवार को ईद के एक बड़े कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर यह टिप्पणी की। उन्होंने आरोप भी लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के जरिए अगले महीने होने वाले बंगाल के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी उनके बयानों को हार का डर बता रही है। देखिए, ममता दीदी के थोड़ा दिमाग पर एक प्रकार से जो सारी परिस्थिति है उसका प्रेशर तैयार हुआ है। उनको दिख रहा है कि वो चुनाव हार रही है, तो उस प्रेशर में कई बार आदमी जो विवेक है उसको खो देता है, और विवेक खोने के बाद अगर कोई ऐसी बात करता है उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं घुसपैठिए कौन है और देश को बचाने वाले कौन है। अगर कोई भी संविधान से या कानून से मैंडेटेड प्रक्रिया किया जाता है, अगर उनको वो प्रक्रिया छेड़छाड़ लगती है तो इसका सीधा मतलब है कि वो संविधान और कानून के विरोधी हैं। काल खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम में जाकर देश के प्रधानमंत्री को घुसपैठिया बताना, ये कोई रिलीजियस प्रोग्राम में क्यों बोलता है?
मैं इतना रिलीजियस प्रोग्राम में जाता हूँ, कहाँ बोलता हूँ जे यहाँ बीजेपी को वोट दो, मुख्यमंत्री इतना खराब है, नहीं बोलता हूँ। इसलिए सब ये लोग नौकरी मांगता है। बस नंदीग्राम में 30,000 यंग लड़का बाहरी प्रदेश में काम कर रहा है, माइग्रेंट लेबर, उसमें 18,000 मुसलमान लड़का है। 3,000 से ज्यादा मुसलमान लड़का महाराष्ट्र में काम कर रहा है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस। ये लोग को पता चल गया है। 21 में चुनाव में वोट लिया था एनआरसी के नाम पर। इस बार ये सब होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के साथ हिंदू भी नहीं है, इस बार मुसलमान भी नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बंगाल में इस बार 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। एक तरफ बीजेपी ममता बनर्जी को हराकर सत्ता में आने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के हर बार की तरह हारने की बात कह रही हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी को लेकर कि पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाई और ये जो ममता बनर्जी का बयान था मोदी को लेकर, पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया बनाया है और इसी पर अब चुनाव आ गया है और यही लग रहा है कि इसी दिशा में अब चुनाव आगे बढ़ेगा। 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और ये बैटल ऑफ बंगाल जो है वो अपने एक अलग दिशा में चल रहा है। हमारे साथ पैनल्स भी जुड़ेंगे। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल आज जुड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ नीरज प्रताप सिंह जी भी हैं इस वक्त, राजनीतिक विश्लेषक। नीरज जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। किस तरफ जा रहा है ये चुनाव, क्या हो रहा है? इसी तरह की बयानबाजी, हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित बंगाल की बात करते हैं और वही चुनाव सबसे बड़ा घुसपैठ, प्रधानमंत्री को एक चीफ मिनिस्टर कह रही हैं, इस तरह का बयान। देखिए, अभी क्या हुआ, समीकरण बदल गए। वहाँ पे हुमायूं और ओबीसी का पैट हो गया, जो मुस्लिम वोट को भड़का के पोलराइज करती थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली हुई, उसमें बहुत भयंकर भीड़ हुई जिस हिसाब से, तो इनको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ चेंज होने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन में आ गई हैं। तो और मुझे लगता है कि घुसपैठिए, हाँ, जो एक्चुअल मुद्दा है उसको छोड़ के प्रधानमंत्री को भी घुसपैठिए, तो ये चिड़न है, जलन है, जिस तरह से ममता जी बोल रही हैं। और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे से मुसलमान वोट अगर खसक गया तो क्यों ना हम इनको ही, जो क्योंकि घुसपैठिए का मुद्दा रहता है तो लगता है बीजेपी हमेशा उठाती है, तो जो बाकी जो वोट है वो खसक ना जाए, तो इनको ही घुसपैठिया बोल दिया गया। तो घुसपैठिया कहीं ना कहीं खुश हो जाएगा, बाकी एक तबका का जो वोट है वो खुश होकर कहीं और नहीं जाएगा। तो ये लगेगा कि हमारी टीएमसी हितैषी पार्टी है। पीछे जाइए, बंगाल का पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के पैटर्न पे ही एक्चुअली वहाँ की जनता ने चेंज इनको ये किया था कि कम्युनिस्ट पार्टी से कुछ अलग आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टीएमसी भी उसी में रंग गई, उसी तरह की सारी झगड़े आज तक बंद नहीं हुए बंगाल में। तो एक जो वोटर है जो आज पढ़ा लिखा है वो चेंज हो गया है, जो यंग वोटर आ गया वो थोड़ा सा पीसफुल रहना चाहता है कि हमारा प्रदेश की तरक्की हो, प्रदेश में अच्छी इंडस्ट्रीज आए। तो इंडस्ट्रीज, ममता जी आज तक कोई भी इंडस्ट्रीज वहाँ नहीं लगा पाई और कोई भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाई। तो बेसिक चीज़ों पे काम किया नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा रहा, घुसपैठी। अच्छा, घुसपैठ तो लोग क्या ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आ रही है, यहाँ पर इंडस्ट्री आती तो और रोजगार का सृजन होता, बेरोजगारी कम होती? बिल्कुल। आज की डेट में, आज आप यंग जो कॉलेज के लड़के हैं उनसे बात कीजिए, वो कहते हैं तरक्की। हमारे दो दुनिया को देखते हैं, क्योंकि दुनिया आजकल सब ऑनलाइन है, सारी चीजें अब वो देखने लग गए। वो कहते हैं हमारे देश में तरक्की होनी चाहिए, पीसफुल। और इवन ये जिनको भड़काते थे मुस्लिम लड़के भी जो पढ़े लिखे हैं, वो भी कहते हैं कि हमको जिंदगी अच्छे से जीनी है, हमारे यहाँ रोजगार होना चाहिए, हमारे यहाँ तरक्की होनी चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। अगर उनसे बात करो कि हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्रीज होना, बड़ा इंटरेस्ट से बात करते हैं वो लोग।
अब वो पुराना टाइम चला गया कि भड़काऊ भाषण दे दिए और जीत गए। जैसे पिछली बार एनआरसी को लेके जो हुआ कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वो ऐसा मुद्दा नहीं था। जो बाहर के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जो बाहर से घुसपैठ करके आते हैं, इनलीगल आते हैं, वो नहीं रहने चाहिए, क्योंकि हमारे देश की ऑलरेडी जनसंख्या इतनी है। हम अपने लोगों को अच्छे से अच्छा खिला पाए, अच्छे से अच्छे उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाए, यही चाहती है आज की जनता। आज की जनता ये चाहती ही नहीं है कि हम दंगों में फंसे। हम आज का युवा तो बिल्कुल नहीं चाहता है, और वो चाहता है पीसफुल लाइफ, जिंदगी जिए, और हमारे यहाँ इंडस्ट्री, हम विकासशील बने, हम विकास, हमारे यहाँ और इंडस्ट्रीज आए, हमें रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले और बहुत सारे काम, तो वो यही चाहती है। और आज तक कलकत्ता, बंगाल जो देखा गया है, वो पीछे 35 साल और ये 10 साल लगा लो उनके रहे हैं, तो उसमें कुछ बदला नहीं है, कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आई है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, स्तर बदला, रोडें गांव-गांव तक पहुंच गई हैं, बिजली गांव-गांव तक पहुंच गई है। बेबन मैं बताता हूँ, मेरा दोस्त एक था, उसमें वीडियो कॉलिंग पे बात करे तो गांव की बहुत बुरी स्थिति है, बंगाल के गांव की। तो आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो आज का युवा है वो टीएमसी को के वोट बैंक इधर उधर जाने वाले, इसलिए मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे साथ हमारे दो और मेहमान जुड़ गए हैं। अमित तिवारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है अमित जी आपका। और हमारे साथ इस चर्चा में तृणमूल कांग्रेस के नेता शुभंकर भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है शुभंकर जी आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होने वाला है, और चुनाव के पहले बयानबाजी जो हो रही है, उस बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कि विकसित भारत, विकसित पश्चिम बंगाल की बात करते करते हम फिर हिंदू और मुसलमान पर चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री घुसपैठिया, सबसे बड़ा घुसपैठिया कह दे रही हैं। तो ये चुनाव क्या इसी दिशा में आगे बढ़ेगा? क्या यही रणनीति है क्या शुभंकर जी? अच्छा, ये हमसे प्रश्न जी पहले तो आनंद जी, आपके पैनल में और आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं आज रूबरू सबको देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सबको इस चैत्र के नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, आपको भी। आनंद जी, अभी मैं जिनको सुन रहा था, माफ करिएगा, देखिए इको कर रहा है, मेरी आवाज बार बार वापस आ रही है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करवा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। और मैं अभी सुन रहा था जिनको आपने परिचय दिया कि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद, मैं एक्चुअली देख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे लगा शायद वही बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन फिर पता चला नहीं, एक और बीजेपी के प्रवक्ता को भी आपने इन्वाइट किया है और उनका भी बोलना बाकी है। मुझे लगा शायद यही वाला वर्जन होगा, लेकिन खैर मैं जवाब देता हूँ। आप 10 को बोले, कोई दिक्कत नहीं। बात यह है कि अभी उन्होंने 3-4 बातें कही, बिल्कुल वही चीज जो हम लोग पिछले 2021 के इलेक्शन में, 2019 के लोकसभा में, फिर 2024 के लोकसभा में वही चीजें सुनी जो इन्होंने बताई। और अभी जब आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछेंगे, शायद वो भी इसी को रिपीट करेंगे। अब मुद्दा ये होता है कि अभी इंडस्ट्री की बात कह रहे थे कि पूरा यूपी में जो है इतनी इंडस्ट्री खुल चुकी है, मतलब यूपी में पूरा रोजगार का बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल भंडार खुल गया है, ऐसा दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, शायद वो पूरा कर रहे होंगे। आजकल तो ये सोच चुके हैं कि स्क्रीन पर आके जोर से बोल दीजिए तो सारे लोग विश्वास कर लेंगे। भूल जाते हैं कि जो स्मार्टफोन आपके हाथ में, वो स्मार्टफोन सारे दर्शकों के हाथ में, वो सर्च खुद करने के लिए वो खुले हुए हैं, वो सर्च करके देख सकते हैं। अगर रोजगार के मामले में है तो यूपी का स्थान क्या है। जब ये क्राइम की बात करते हैं तो उसमें भी देखेंगे कि एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या कहता है। जो इन्हीं के हाथ में जो एजेंसी है वही बना के रिपोर्ट अपलोड करेंगे, ऐसा है नहीं कि टीएमसी का अलग कोई रिपोर्ट जा रहा है। अब देखिए, बात जब चुनाव की आती है और उसमें चुनावी भाषा की आती है, तो आप लोगों ने चुनावी भाषा सुने हैं। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी के नेता उनके मुंह से कोई फूल बरसता है। और शायद पिछले 1 दशक में हमने राजनीति को उस स्तर तक गिरते देखा। उससे पहले भी जो है भाजपा का एक राज था, जिसमें जो मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जब इस्तीफा देने जा रहे थे तो ऑपोजिशन के लोग जाके उनको हाथ रोकने पहुंच गए थे कि बात कैसे हो रहा है। तो वो भी एक दौर था, वो भी भाजपा का दौर था, लेकिन उस समय कम से कम ऑपोजिशन की तरफ का या विपक्षियों के लिए वो सहिष्णुता, वो जो एक कहते हैं ना कि शिष्टाचार वो था, वो बाकी।
वो रह नहीं गया। अब बात आती है कि ममता दीदी ने कैसे कह दिया उधर से घुसपैठे भाई साहब मत बोलिए, उनको सिर्फ घुसपैठिया कहा है। ममता बनर्जी के लिए आपके नेता क्या क्या भाषा का वो इस्तेमाल किया है वो मुझे बोलना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि भाजपा के नेताओं का जो है विपक्षियों की तरफ, विरोधियों की तरफ उनकी भाषा कैसा रहता है, वो मुझे रमेश बिगुड़ी का जो भाषा है जो उन्होंने लोकसभा के सबसे बड़े मंदिर में इस्तेमाल कर दिया था, वो शायद आप यहाँ पे बैठा कोई भी सभ्य भद्र आदमी जो है उसको फिर से यहाँ पे दोहरा नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है, चले भारतीय जनता पार्टी का भी हम पक्ष ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका। हेमंत जी जरा ये बताइए, क्योंकि जब भी हम लोग चर्चा बंगाल की करते हैं तो पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी, उन लोगों का ये कहना होता है कि आप लोग उनके प्रदेश में अस्थिरता फैला रहे हैं, आप लोग वहां पर दंगा कराने की कोशिश करते हैं। आरोप टीएमसी लगाते हैं कि आप दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, बंगाल को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। हर बार चुनाव में आप लोग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सफलता मिलती नहीं है। जी आनंद जी, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था और वो अपनी बात रखने से ज्यादा कौन बीजेपी के पक्ष में बोल रहा है, कौन बीजेपी के विरोध में बोल रहा है, इसकी एक गणना करके बता रहे थे। तो देखिए, जो भी इनको लगता है कि भारत के पक्ष में बोल रहा है वो इनको देशद्रोही, उनके खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं, और जो इनको लगता है कि भारत के विपक्ष में बोल रहा है वो इनके चहीते हो जाते हैं। तो इसी ये मेरी आवाज इको हो रही है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो ये तो इनका चरित्र रहा है। अभी ये बोल रहे थे कि क्राइम के अगेंस्ट में देख लीजिएगा बंगाल का क्या है, एनसीआरबी का डेटा देख लीजिएगा। तो मैंने चेक किया एनसीआरबी का डेटा, और मैं आपके दर्शकों से कहूंगा जो एग्जाम्पल ये बोल रहे थे कि आप सबके पास तो स्मार्टफोन है, डिपेंड करता है किसके पास ओप्पो है, किसके पास आईफोन है, उस पर डिपेंड करता है देश की और प्रदेश की स्थिति। तो उस चीज तो मत दिए, सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में जाकर चेक कर लिए बेंगोल रैंकिंग इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसमें जाकर चेक कर लीजिए और आपको ये आंकड़ा मिलेगा कि बंगाल जो है वो दूसरे नंबर पर स्टैंड करता है, दूसरे नंबर पर स्टैंड करता है। मतलब क्राइम वहां पर बहुत ज्यादा है, पहली बात। और वहां की मुख्यमंत्री तो स्वयं कहती हैं कि बच्चियों को 7 बजे के बाद निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि 7 बजे के बाद तृणमूल गुंडों का समय होता है और तृणमूल गुंडे उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनको छूट है। आपने देखा अर्जीकार में क्या हुआ, आपने देखा दुर्गापुर में क्या हुआ। इसी तरीके से आप एक चीज और समझिए कि अभी हालिया में हमने ममता बनर्जी को देखा काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में जिरह करते हुए। क्या ममता बनर्जी ने किसी भी दूसरे मसले पर, जो भी ये मसला उठा रहे हैं XYZ, चाहे किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे किसी और चीज का मुद्दा उठा रहे हैं, कोई भी मुद्दा, किसी भी और दूसरे मुद्दे पर उनके पक्ष में कोई मुकदमा दर्ज किया या उनके पक्ष लेकर कोर्ट में गई जिरह करने के लिए? नहीं। वो कोर्ट में किस लिए गई? वो अपने करप्शन को छुपाने के लिए गई, अपने अधिकारियों के करप्शन को छुपाने के लिए गई। तो ये फर्क होता है। जहां पर आज हम बात करते हैं, जहां जहां भी चुनाव होता है विकास की, बंगाल में हम बात करते हैं भत्ता की। ये लड़ाई विकास वर्सेस भत्ता की लड़ाई है आनंद जी, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। यहां हर चीज के लिए भत्ता नहीं चलेगा। अब अगर युवा बेरोजगार है तो उसको नौकरी देनी पड़ेगी, भत्ता नहीं। अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ है तो वहां कानून लगाना पड़ेगा और जो अपराधी है उसको दंड देना पड़ेगा, भत्ता नहीं। महिलाओं का मोल लगाना बंद कीजिए। तो जिस तरीके से आज की स्थिति है बंगाल में, वहां पे आप किसी भी, मैं तो देखता रहता हूं कई चैनलों पर रिपोर्टर्स घूमते हैं और जो जनता के पास जाकर पूछते हैं, उनके डर के मारे वहां पर आवाज नहीं निकलती है लोगों की। वो ये नहीं बता पाते हैं कि उनका पक्ष किसकी तरफ है। वो बोलते हैं दादा हम कुछ बोल ना, मतलब कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं वरना मेरे घर पे टीएमसी के गुंडे आ जाएंगे। आप जन्म लीजिए बंगाल में और मृत्यु तक हर एक टीएमसी, हर एक काम पर, हर एक आपके अनुष्ठान पर आपको टीएमसी के गुंडों को तोल देना पड़ेगा। आप जन्म लिया है, आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको टीएमसी के गुंडे को आपको तोल देना पड़ेगा। उसको टोलाबाजी वो हर सप्ताह उठाता है। आपको चाहिए हॉस्पिटल में बेड, ये टोलाबाजी को गैंग के पास आपको जाना पड़ेगा। आपको चाहिए पुलिस में किसी के खिलाफ रिपोर्ट लगानी है, टोलाबाजी गैंग के पास जाना पड़ेगा। एक चीज तो है ना अमित जी, आपको शमशान में एक दिवंगत आत्मा का, दिवंगत शरीर को आपको जलाने के लिए लकड़ी खरीदना है, लकड़ी टोलाबाज देगा टीएमसी का।
वहां से फिर डेथ सर्टिफिकेट लेना है, फिर टोलाबाज के पास जाना पड़ेगा, गैंग के पास। लेकिन एक चीज तो है ना अमित जी कि आप इस तरह आप लोग आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को बहुमत मिलता रहा है। नहीं देखिए, डर के नाम पर तो मुलायम सिंह जी ने भी को भी बहुमत मिला है, डर के नाम पर तो लालू यादव को भी बहुमत मिला है। तो क्या हम उसको जनता की सरकार मान लें? आज जनता वहां पर प्रतिकार कर रही है। आज जनता बोल रही है कि जिस भाषा में तुम समझोगे हम उस भाषा में जवाब देंगे। तो अब इनको लग रहा है कि अब तो हालत पतली हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, भागना पड़ेगा यहां से। तो यहां पर ये विक्टिम कार्ड खोल रहे हैं। जो ममता बनर्जी स्पीकर के ऊपर पेपर फाड़ कर फेंक देती हैं कि मेरे प्रदेश में बांग्लादेशी नहीं घुसना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर आज कैसे अपने आंचल के तले बांग्लादेशियों को शरण दिए हुई हैं, उनका भरण पोषण कर रही हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि आप लोग निकाल दीजिए आनंद जी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये सब आता है, कैसे आए और घुसपैठिए कैसे घुस गए, आप उनको निकाल दीजिए अगर आपने चिन्हित कर लिया है तो। बिल्कुल निकालने की हमारे पास पॉलिसी भी है, डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट। इस पॉलिसी के अंतर्गत सारे घुसपैठियों को निकाला जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी क्या कहती है? ममता बनर्जी कहती है ना कि फेडरल स्ट्रक्चर। वो बार बार फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देते हुए वो बोलती हैं। यहां पर इनका फेडरल स्ट्रक्चर का जो समझ है वो कहां चला जाता है? ठीक है शुभांकर जी, इसका आपने कहा कि जो घुसपैठियों का मुद्दा केंद्र का है, बीएसएफ केंद्र के पास है, तो जमीन वहां पर कौन देगा? जमीन वहां पर सरकार देगी, जो प्रदेश की सरकार है, और सरकार देगी और केंद्र वहां पर पोस्ट बनाएगा, वहां की निगरानी रखेगा, वहां की फेंसिंग करेगा। ये फेडरल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है। ममता बनर्जी क्या कहती है? बांग्लादेशियों को घुसाने के लिए 72 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर केंद्र सरकार ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार पत्र लिखे हैं और उन पत्र का कोई जवाब नहीं आया कि हमें जमीन दीजिए, हमें वहां पर फेंसिंग फिर आते हैं। शुभांकर जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं हेमंत जी के पास जाऊंगा। देखिए, इसका जवाब तो आप दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है। पिछली बार की तुलना में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट इस बार दिख रही है। खेला होबे पिछली बार था, इस बार भी खेला होबे की बात हो रही है और आपको सत्ता से हटाने के लिए फटाफटी खेला होबे। हाँ, अभी तो खेला शुरू नहीं हुआ ये कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं और डर की वजह से इस तरह के बयान आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं। शुभांकर जी देखिए आनंद जी, एक बात है, अगर आपको एक टीवी पर, एक नेशनल चैनल पर अगर तथ्यों के साथ सही तरीके से अगर डिबेट करना है तो मैं भी अपना समय दूं, और जैसे नहीं तो जिनको आपको खुश करना है आप उनको बैठा के आराम से उनकी बात सुना सकते हैं। दूसरी बात, जब यहाँ पे इस तरीके से बातें की जाती हैं कि आपके पास अगर ओप्पो का फोन है या एप्पल का फोन है तो उस हिसाब से आपका एआई खुलेगा, और ये तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ऐसे लोगों की सोच पर। दूसरी बात कि हमारे जो है ना कि ठीक है, हो सकता है मैं आपके प्रवक्ताओं जैसा इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, हमारे पास हो सकता है सस्ता ही फोन हो, लेकिन एनसीआरबी का रिपोर्ट सब पे एक ही जैसा खुलेगा। और जैसा मैंने कहा ना कि चिल्ला चिल्ला के भी झूठ बोलेंगे तो सच नहीं होगा, क्योंकि जब खोलेंगे, देखिए मैंने सर्च किया और जो निकला है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हाईएस्ट क्राइम रेट में दिल्ली 144, ये मैं क्राइम अगेंस्ट विमेन इन्होंने बोला है, तो मैं क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं बोल रहा हूँ। दिल्ली 144.4 रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, 108.7, उसके बाद किस साल का रिपोर्ट है? 117। अरे किस साल का रिपोर्ट है भाई? ये पूछ रहे हैं अमित जी, किस साल का? दुख होता है, किस साल का ये रिपोर्ट आप बता रहे हैं शुभांकर जी? एनसीआरबी का जिस रिपोर्ट को सुन लीजिए, इनको ये भी नहीं पता है शायद कि लास्ट, अरे किस साल का रिपोर्ट है? 22 का जो रिपोर्ट है वही इनके पास है। एनसीआरबी का फ्रेश रिपोर्ट, एक रिपोर्ट एनसीआरबी का ये भी है शुभांकर जी, मूल्यांकन की जा रही है। शुभांकर जी, एक एनसीआरबी का रिपोर्ट ये भी है कि हर साल करीब औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं होती हैं पश्चिम बंगाल में। अच्छा, ये आपने बात की कि औसतन वहां पे 20, क्योंकि बंगाल में तो आपने रजिस्टर की बात कर ली, मुझे क्या यूपी बताना पड़ेगा? अभी तो मैं एक एक करके चल रहा हूं अभी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 प्रवक्ता अभी भाजपा के बैठे हैं, हम दोनों का एक साथ जवाब दे रहा हूं।
अगर आप पीटीआई अगर आप अपना भी जोड़ के देना चाहते हैं तो फिर मुझे उतना ही समय देना पड़ेगा आपको। अरे आपको मैं समय दे रहा हूं, आप बोलिए ना शुभंकर जी, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? आपको मैंने कभी टोका बीच में? आप बोलिए, अपनी बात रखिए ना। बीच में बोलने को टोकना ही कहते हैं साहब। आप मेरी बातों के बीच में बोल रहे हैं तो मैंने आपको एक और, मेरे पास भी एक आंकड़ा था तो मैंने आपको दिया कि आप बोलिए, आप क्यों इस पर आपको तो बीच में तो कहीं ना कहीं बीच बीच में तो बातें आती रहेंगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि एक आदमी बोलते रहेगा, थोड़ी थोड़ी बातें आती रहेंगी। आपको मैंने एक पॉइंट दिया, अब इस पर भी आप अपना क्लेरिफिकेशन दीजिए। जब तक आपके भाजपा वाले बोल रहे थे आपने तो पूरा बीच में एक बार भी मैंने आपको बोलते नहीं सुना कि कहीं से आपने टोका कि ये अब आपके साथ यही दिक्कत है। देखिए, आपको मैंने समय दिया उनकी बातों का जवाब देने के लिए। मैं हेमंत जी के पास नहीं गया, सिर्फ इसीलिए आपको मैंने समय दिया। आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात रखिए। मैं बोल सकता हूँ आनंद जी? हाँ बोलिए। तो आनंद जी, अब बात यह है कि अब सामने के इलेक्शन पे मुझे जरा बताएं कि 2019 का इलेक्शन किस मामले में लड़ा गया था, कौन कौन से मुद्दे थे। फिर 2021 का जब तक इलेक्शन आया, आपको याद है वहां पे कौन गया था बंगाल में, जो अचानक जो है उनकी दाढ़ी बड़ी हो चुकी थी, आंख में गोल चश्मा, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा रूप लिए पहुंचे थे, बंगला बोलने की कोशिश करते थे। वो बड़े नेता कौन थे जो जाके कहते थे कि 2 मई बीबी गई, एक नैरेटिव छोड़ा गया था। अब बस वो डेट तो 4 मई हो गया। तब कहा जाता था कि 70 नेता टूट करके हमारी तरफ आ गए हैं। एक सबसे बड़े देश के नेता, विश्व गुरु, वो खुद जाके कहते थे कि सबसे बड़े जो वहां पे जो पूरा जो जत्था है वो हमसे टच में है, और जब तक इलेक्शन खत्म होगा ममता बनर्जी अकेली रह जाएगी। 70 नेता छोड़ करके चले गए। सीट पर से जो नए लोगों को भी खड़ा किया गया था वो भी जीत करके आए थे। मैं मान कर चल सकता हूँ कि 2021 में उनकी सीट बढ़ी, उसमें उन्होंने फिर सत्ता पाई, लेकिन उसमें टीएमसी की सीट घटी नहीं, टीएमसी की भी सीट बढ़ी। तो आपको जो फायदा मिला वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने जो सजा करके आपको दिया, उसका फायदा आपने लिया। और रही बात इधर के इलेक्शन की, तो फिर आपने 2024 में लोकसभा का इलेक्शन देखा। उसमें तो आपने कहा था कि अब तो टीएमसी को 2 सीट नहीं मिलने वाला। आप लोग घट के फिर नीचे आ गई, सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस की फ्लैग टीएमसी। क्या तब ये मुद्दे नहीं थे? अभी यही मुद्दे लेके आप गए थे। लेकिन बात वही है कि सच का सच, झूठ का झूठ वही हो जाता है जहाँ पे लोग वाकई अखबार पढ़ते हैं, जहाँ पे लोग व्हाट्सएप देख करके नहीं आते, जहाँ पे लोग सस्ता और महंगा फोन में ये फर्क नहीं करते कि बैठ के यहाँ पे अपनी औकात नहीं बताते लोगों को। ठीक है, वहाँ बंगाल के जो लोग हैं वो औकात से ज्यादा शिक्षित हैं। उनकी औकात उनकी शिक्षा से आती है, लेकिन लोग जो है इधर समझ नहीं पाते। बस ठीक है, लेकिन आपने मेरे पहले सवाल का भी जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल पहला यही था, उसके बाद मैं जा रहा हूं हेमंत जी के पास। क्या ममता बनर्जी ने भारत के प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा घुसपैठिया कहा? ये उनका बयान, उनका कहना सही था? इसको आप डिफेंड कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल। देखिए, बात वही आती है, वहां पे जाके प्रधानमंत्री स्तर के नेता, गृह मंत्री स्तर के नेता अगर एक प्रदेश में जाके बार बार 2024 से चला रहे घुसपैठिया, अरे तो भैया घुसपैठियों के नंबर क्यों नहीं बताते हैं? तो अगर इस मुद्दे को उठाया जाएगा तो जो उठाएगा उसी को आप घुसपैठिया कह देंगे। और जब आपने एक बात कही कि राजनीति की एक नई धारा चल रही है। एक धारा तो पश्चिम बंगाल में भी चली ना कि राष्ट्रपति गई और मुख्यमंत्री नहीं थी। ये भी एक धारा चल गया ना। मैं बोलूं तो आपको बुरा लग जाएगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो आपको सवाल कर रहा हूं, आप ही की बात से मैं कह रहा हूं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे क्यों? आप बोलिए, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं आपको बताता हूं। चुनाव आप लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। आप बोलिए क्यों बुरा लगेगा उसका कारण नहीं बता दे रहा हूँ। आपको कारण बता रहा हूँ क्यों बुरा लगेगा। द्रौपदी मुर्मू गई, ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट का अपना एक प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरिएट होता है, ठीक? प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरिएट के साथ उसके कम से कम 10 दिन पहले से प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरिएट जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करता है कि कौन कौन लाइनअप में है, कौन सा कार्यक्रम है। ये सारी चीजें कहीं नहीं जाती। बात वेस्ट बंगाल की नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की नहीं। प्रेसिडेंट जहां भी जाते हैं उनका सेक्रेटरिएट, ये उनका ड्यूटी, उनका प्रोटोकॉल पहले फॉलो किया जाता है। ये सेक्रेटरिएट 2 बार बंगाल विजिट करती है प्रेसिडेंट के आने से पहले। उनके साथ जब ये बताया जाता है उनको, ये देते हैं कि साहब ये पर्सनल प्रोग्राम है, पर्सनल प्रोग्राम था जो कि वहां का एक सोसाइटी कर रही थी।
रजिस्टर्ड एक सोसाइटी कर रही है जो कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं, और उनके साथ ये शेयर किया गया कि कौन नेता आएंगे कौन नेता नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री वहां पे पहले से जो धरना दे रही थी, तो जब उनके साथ शेयर किया गया तो एक्सेप्टेंस दी गई। 6 नेताओं के नाम लिए गए, जिसमें से प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट ने खुद से 3 नाम हटा दिए गए। तो यही बात है ना कि अपने अपने हिसाब से उसके तर्क गढ़े जाते हैं। ठीक है, हेमंत गुप्ता जी, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव और सबकी नजरें टिकी रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जीतती हुई आती है और पश्चिम बंगाल में उसकी गाड़ी रुक जाती है। पिछली बार भी यही देखने को मिला, जो विधानसभा का चुनाव हुआ, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी अटैकिंग मूड में, कि लग रहा था कि नई सरकार जो बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन इस बार फिर से उसी तरह से अटैकिंग मूड में भारतीय जनता पार्टी है, और कम अटैकिंग मूड में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भी नहीं है। देखिए आनंद, एक बात तो आपको समझनी होगी, चाहे हम हो, आप हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो या टीएमसी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, सभी के लिए देश सबसे प्रथम है। और देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर अगर कहीं आंच आती है या कोई व्यक्ति आंच लाने की कोशिश करता है तो आवाज तो उसके खिलाफ उठेगी ना। अब रही बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में एक बात तो कोई नहीं झुठला सकता, अगर वहां से मुस्लिम तुष्टीकरण हटा दिया जाए, क्या ममता बनर्जी क्वेश्चन उठता है चुनाव जीत पाएंगी? नहीं जीत पाएंगे। तो मुस्लिमों के तुष्टीकरण को लेकर के अगर उनको खुश करने के लिए कोई व्यक्ति देश के सबसे बड़े ओहदे पर, जो जितनी विश्व में एक साथ बन गई, आप देखिए पूरा विश्व आज एक युद्ध चल रहा है ईरान के बीच में, और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर क्या कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा है कि भारत मध्यस्थता करे। ईरान जैसा देश कह रहा है, इजराइल कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, रूस कह रहा है। ऐसे में अगर आपके देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ये कहे कि वो घुसपैठिया है, तो आप प्रधानमंत्री को नहीं करें, आप देश को गाली मत करें। तो क्या ममता बनर्जी को ये अधिकार कौन दे दिया कि आप देश के प्रधानमंत्री को गाली बके? अरे भाई, घुसपैठिया तो आपके यहाँ है और आप चिढ़ी है, उसका इसका मतलब साफ मतलब है, आपके चिढ़ने का एकदम सीधा मतलब है कि जो लोगों का एसआईआर में नाम काटा गया उसमें ज्यादातर लोग मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर के लोग हैं, और जहां से आप सीटें जीती है 30% तो सीट आपका वहीं से है। अगर आप इस चीज को हटा दिया जाए, अब देखिए भाजपा जो है किस चीज पर लड़ रही है, सिंपल सी बात है कि भाई घुसपैठिए हटाएंगे, हिंदुत्व पर लड़ाएंगे हम, सुशासन लाएंगे, तो बंगाल कैसे जीतेंगे ममता दीदी? तो सुशासन की बात क्या होती है पहले समझते हैं। जहां टीएमसी का है, आप कुछ दिन पहले ममता बनर्जी टीएमसी के लोगों को लेकर के थ्रेटन कर रही थी पूरे बंगाल के लोगों को कि अगर इस बार आप नहीं जीतेंगे, ममता को वोट नहीं देंगे तो 1 मिनट नहीं लगेगा, काट देंगे। आप किसको धमका रहे हैं? आपका स्टेटमेंट इटसेल्फ जो है लोगों के लिए थ्रेटनिंग बन गया है, और आप ऊपर से कहते हैं कि घुसपैठिए तो खुद प्रधानमंत्री हैं। आप एसआईआर के लिए गए काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट, हेमंत जी क्या उस 30% जो वोट बैंक है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि अगर आपको कोई क्लेम ब्लेम है तो आइए आप एफिडेविट दीजिए, हम उसकी चेक कराएंगे, लेकिन एसआईआर होगा तो आपको तो हर जगह मुंह खानी पड़ रही है। आप सिर्फ मुस्लिम वोटर के ऊपर जिंदा है। अगर आप मुस्लिम वोटर को हटा करके भाजपा से लड़ने की कोशिश करेंगे तो आप चारों खाने चिप हो जाएंगी। लेकिन मुस्लिम वोटर कैसे हटेगा? 30% आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि जो 30% मुस्लिम वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल में, और वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं चुनाव में, वो 30% मुस्लिम वोटर्स, उन्हीं के इर्द गिर्द ये चुनाव घूम रहा है। निश्चित रूप से घूम रहा है, और यही प्रॉब्लम है। देखिए बार बार योगी के उस भाषण को सुनिए कि जहां आप घटे वहां आप कटे। आज बंगाल की स्थिति क्या है? आज एक बार भी बांग्लादेश नहीं, ममता बनर्जी की बंगाल के आगे से बोल नहीं पाई, जबकि आपके हिंदुओं को मारा जा रहा था। तब फिर आप बोल नहीं पा रहे। अब आप कहते हैं कि मोदी जी देश में जातिवाद करते हैं, धर्म हिंदू मुस्लिम करते नहीं भाई। आप मुस्लिम को बढ़ावा दे करके घुसपैठियों को ला कर करके और भारत में सफलता पैदा करना चाहते हैं, और एक नया हिंदुस्तान को फिर बांटना चाहते हैं। तो धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति करने वाले को क्या बोला जाएगा? वहां पर क्यों नहीं बनाया जाए नासी वाला, क्यों नहीं रजिस्टर बनाया जाएगा? और इसी को लेकर के ममता जी लोगों को डरा रही है कि आपको इलेक्शन के बाद नागरिकता छीन ली जाएगी। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो तो देश के खिलाफ ही है,
जनता को भी डरा रही है। तो ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है इन दिनों, चुनाव जीतना एक अलग बात है, मुद्दे पर चुनाव लड़ना एक अलग बात है। ममता बनर्जी किस बात को लेकर के चुनाव लड़ रही है? लोगों को डरा के चुनाव लड़ रही है, तफरकाबाजी से चुनाव लड़ रही है। किससे डरा रही है हेमंत जी? हेमंत जी, अब एक सवाल ये भी है ना कि डायलॉग करते हैं हाँ। कि दो लोगों को बैठा लिया बीजेपी से। अरे भाई, जो देशभक्त होगा वो आपके इस स्टेटमेंट से कभी भी एग्री नहीं होगा। हेमंत जी, ममता किससे डरा रही है? ममता बनर्जी किससे किसको डरा रही हैं? क्या प्रधानमंत्री की आड़ लेकर जो एक नया गठबंधन बना है, उस गठबंधन से डरने के बाद अब वो डर दिखाने की कोशिश कर रही हैं इन लोगों के को लेकर, क्योंकि डायरेक्टली उनको नहीं बोल पाएंगी? ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर का जो गठबंधन हुआ है, देखिए आनंद, अगर नट तेल में पूछिएगा तो मैं एक आपको वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते बता सकता हूं कि हिंदुस्तान के में बाहरी ताकतों के हिंदुस्तानियों को डर नहीं है। यहाँ पर दोगले हिंदुस्तानियों से भारत को डर है। और ये ममता बनर्जी किसी और को नहीं डरा रही है, हिंदुओं को डरा रही है, मुसलमानों को लेकर के। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ, ये मुसलमानों को लेकर के बंगाल की जनता को डरा रही है। और यही वजह है कि ये सिर्फ चुनाव जीत रही है इसी करके। और इनका सच्चाई ये सामने आ गया, स्टेटमेंट दे दी कि अगर इस बार ममता को वोट नहीं दोगे तो 1 मिनट नहीं लगेगा कटने में। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट होता है? दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ एविडेंस। ठीक है, ठीक है। अब शुभांकर जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले अमित जी अपनी बात आप कीजिएगा, इनके सवालों का जवाब दीजिएगा जो आरोप लगाए हैं शुभांकर जी उसका। लेकिन उसके साथ ही कि ये कहा जाता है ना कि आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू जब किया तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, इसलिए हिंदू नव वर्ष के दिन से ही हम अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। और ममता बनर्जी ईद की मना रही हैं और ईद के बाद से वो शुरू करेंगी। अपनी बात वो कह रहे थे, ठीक है, इनकी बात कहने की क्या जरूरत हुई? भाई ईद भी त्योहार है, वो उसे भी लोग मनाते हैं, नवरात्रि का त्योहार है उसे भी लोग मनाते हैं। भी त्योहार कोई भी मनाए, उससे कोई बुराई बात नहीं है, सबको अपना अपने त्योहार मनाना चाहिए। लेकिन अभी मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने क्या कहा कि पिछले बार इलेक्शन में आपने देखा चश्मा लगा के, गोल चश्मा लगा के, दाढ़ी बढ़ा के रविंद्रनाथ टैगोर बन गया। तो आनंद जी, हमें तो अच्छा लगता है कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दिखूं, मैं उनके आचरण को धारण करूं, मैं विवेकानंद जैसा दिखूं। हम लोग तो बचपन में जब स्कूल जाते थे और ऐसा कोई फंक्शन होता था तो हम तो गांधी जी बनते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनते थे, खुदीराम बोस बनते थे। तो इनको दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है क्योंकि इनको पहनना है हिजाब। आपने देखा होगा, दुर्गा मंदिर का अनावरण करने जाती है दुर्गा पंडाल का, और वहां पर हिजाब पहन लेती है वो। तो जिसको हिजाब पहनना है वो हिजाब पहने, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर बनना है, जिसको सुभाष चंद्र बोस बनना है, जिसको नेताजी बनना है, जिसको खुदीराम बोस बनना है, वो खुदीराम बोस बने। यहां से विचारधारा स्पष्ट हो गई ना कि किसको हिजाब पहनना है, किसको देशभक्त बने रहना है। तो ये पहली एक बात होगी। दूसरी बात, वो एनसीआरबी के डाटा दिखाने लग गए कि एनसीआरबी का डेटा देखिए। उसी एनसीआरबी का डेटा मैंने उनसे पूछता रह गया कि कौन से साल का एनसीआरबी का डेटा पढ़ रहे, उन्होंने बताया नहीं। बहरहाल मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2023 में लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो कन्विक्शन रेट बंगाल का 35वें नंबर पर है। जो रैंकिंग है बंगाल की वो 35वें नंबर पर है। हमारा यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स मिला लें तो 36 है, उसमें 35वें नंबर पर बंगाल का स्थान है। 3.7% वहां पर कन्विक्शन रेट है। तो आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्राइम ही नहीं होता है, वहां का कन्विक्शन रेट तो देखिए ये कम क्यों है? डर की वजह से, क्योंकि अपराधी जो हैं वो तृणमूल के हैं। अगर आप तृणमूल के खिलाफ कुछ केस करेंगी तो आपको या तो आपका मर्डर हो जाएगा, या आपका अगर महिला है तो आपके साथ दुष्कर्म करेंगे, या आपका अगर परिवार है तो उसको भगा देंगे वहां से। यही तो देखा हमने। सीएए और एनआरसी के खिलाफ कोई आंदोलन शुरू होता है, ठीक है, किसी भी कानून के खिलाफ कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है, ये स्वतंत्र भारत है। लेकिन वो आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ कैसे कन्वर्ट हो जाता है? जो आंदोलन सीएए और एनआरसी के खिलाफ था वो हिंदुओं के खिलाफ कैसे चला गया? आप वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन करते हैं, उस बिल के खिलाफ आंदोलन करते करते आप हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और चंदन दास
और उसके पिता पुत्र को रोड पर घसीट कर लाकर काट दिया गया। इसका दायित्व कौन लेगा? ममता बनर्जी तो है पुलिस मंत्री वहां पर। अगर वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती हैं, हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सकती हैं, तो इस्तीफा दें। और जो बात प्रधानमंत्री ने कहा है वो उन्होंने इसी बात पर कहा है कि सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन सबका हिसाब भी लिया जाएगा। ये सब जो कुकृत्य पिछले 15 साल में टीएमसी के गुंडों ने किए हैं, एक एक का हिसाब लिया जाएगा। आप यहाँ पर बंगाली अस्मिता के लिए तो ममता बनर्जी कभी खड़ी नहीं हुई। जिस लिंग्विस्टिक पहचान के लिए बंगाल जाना जाता था, आज वो संस्कृति कहां है? जो बंगाली फिल्म उद्योग कितने अपने शिखर पे कभी हुआ करता था, आज वो टैलेंट कहां है? तो आनंद जी, अगर सीधी और सपाट अगर बात कहें तो ममता बनर्जी की राजनीति जो तुष्टीकरण की रही है वो अब खत्म हो चुकी है। मैंने आपके चैनल पर एक डिबेट में ये कहा था कि अगर स्वतंत्रता संग्रामियों के बाद अगर किसी ने बंगाल की भूमि को सींचा है, अगर बंगाल विभाजन के दौरान जिन लोगों ने आहुति दी, अगर उनके बाद अगर किसी ने बंगाल की भूमि को अपने खून से सींचा है तो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सींचा है। ठीक है, अब इसका जवाब भी शुभांकर जी देंगे, लेकिन एक और ले लेते हैं कमेंट नीरज जी से, उसके बाद फिर शुभांकर जी के पास आएंगे और शुभांकर जी तीनों लोगों का जवाब देंगे, इकट्ठे जवाब देंगे, उनके पास समय भी होगा। नीरज प्रताप जी, जरा ये बताइए, चुनावी ट्रैक पश्चिम बंगाल का जो पिछले चुनाव में हम देखते आए हैं, आज जिसका विश्लेषण आप लोग करते रहे हैं, उसी तरह का चुनाव होगा या इससे अलग होगा? 2 चरणों में इस बार हो रहा है। अभी जो चल रहा है चुनाव, जिस रूप में जिस ओर बढ़ रहा है, उससे आपको क्या लग रहा है? चुनाव बढ़ रहा है और वही पुराने ढंग की तरफ जा रहा है। इस तरह की भाषा का यूज शुरू से अभी पहले ही अभी हुआ है, तो घुसपैठिया इसी तरह की स्तर तो गिरने वाला है और दंगे भी हो सकते हैं। तो मैं तो प्रशासन को कहूंगा कि सशक्त रहे। ममता जी तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही दंगा करवाती है, नहीं दंगा होती है। नहीं तो आज तक किसने किया है? जितने लोग मारे गए हैं, बहुत सारी देखे हिंदू लोग मारे गए हैं, उनके घर पे जाके मारा, उनके घर में आग लगा दी। आपके यहाँ तो नोट पकड़े जाते हैं, कमरे भरे होते हैं। आपने उनको सजा दिलाई जिन्होंने जाके मारा। और तो और ईडी हमारी गई, एक प्रशासन, एक संस्था है जो करप्शन के खिलाफ लड़ती है, एक संस्था है, सरकारी संस्था है, उसको काम नहीं करने दिया। आपके नेता ने मारा उनको। तो वो प्रदेश में कहां आम जनता तो डरी हुई है। जिस दिन उस जनता को ये पता चल जाएगा कि अब मैं सुरक्षित हूं, उस दिन इन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे वो लोग। इस नए गठबंधन का कोई इंपैक्ट जो ओवैसी साहब और वो उनका अपना ओवैसी साहब और उनका है, उनको भी वो भी वही ढर्रे पे चल रहे हैं और इन्हीं के पुराने पार्टी के नेता हैं। मुझे लगता है उससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस एक फैक्ट्री बता दे जो युवाओं के लिए लड़ाई हो, एक विकास कार्य बता दे जो युवाओं के लिए स्तर बढ़ाने के लिए किया हो, एक गांव बता दे इतने गांव हमने बिजली पहुंचा दी और या इतने एजुकेशन हब बना दिए, कुछ तो विकास की बात बता दे, तभी तो जनता देगी ना। आज ये समीक्षा कर रही है जनता, ये गलत फहमी में ना रहे हिंदू मुसलमान या घुसपैठिए करते रहेंगे, ये पहले होता रहा। अभी जो नया युवा है वो आज चाहता है विकास, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए लड़ना वही चाहता। कुछ चंद लोग रह गए हैं अब मैं उनको घुसपैठिया कह सकता हूं कि वो लोग आके हमारी आर्थिक व्यवस्था बिगाड़ते हैं, हमारे यहाँ गलत काम करते हैं और ड्रग्स का धंधा करते हैं। वो लोग आके वो घुसपैठिए आ जाते हैं और लीगल रह जाते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी के साथ अटैच हो जाते हैं। तो वो लोग हमारी अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पे अपराध बढ़ता जा रहा है। श्रम बाजार में वो लोग, क्योंकि उनके यहाँ तो खाने को है नहीं। अभी मैं यहाँ का नोएडा की बताता हूँ आपको। एक बिल्डर के यहाँ हम लोग चले गए, वहां पे कुछ चोरी हो गई थी, तो वहां पे किसी के पास कार्ड नहीं था। अगले दिन वो सब भाग गए। तो ये जो घुसपैठिए जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पे सरकार को, और मैं तो अपील करता हूं सरकार को, और सख्त कदम उठाएं, नहीं
हमारे यहाँ वो ही सबसे ज्यादा क्राइम। आप देखिए, वो आते हैं जब काम नहीं मिलता तो क्या करते हैं, क्राइम। हमारे यहाँ एक मंदिर में चोरी हुई थी, वो उन्हीं लोगों ने करी। ठीक है। और उसके बाद अब देखिए ना, और उनके जो हमारे यहाँ की लेबर क्लास है, टेक्निकल है, वो लोग, वो काम नहीं मिल पा रहा है, वो लोग सस्ते में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो डेमोक्रेसी भी बिगाड़ रहे हैं, हमारी आर्थिक पे भी ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे जो सामाजिक जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे भी उनका जा रहा है। हमारे देश के लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते, वो उठा रहे हैं। ठीक, शुभंकर जी, अब आप तीनों लोगों का जवाब दीजिए। साथ ही ये भी कि बीजेपी हिंदू धर्म, हिंदुइज्म की बात करती है तो वो सांप्रदायिकता हो जाती है। बीजेपी ये भी कहती है कि भाई बाप बेटे को मारा गया, वो क्या था, वो किस लिए मारा गया, क्यों मारा गया, किसने मारा, ये उन लोगों का भी है। अमित जी भी उसका जिक्र कर रहे थे। शुभंकर जी, देखिए, बहुत सारा टाइम मैंने यहाँ पे सिर्फ जहर निकलते हुए मैंने टाइम गुजारा, लेकिन मैंने उस मामले में मैंने कुछ बीच में किसी को टोका नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरी बात को रख सकूं और आप लोग बिना टोके सुन सकें। बिल्कुल। देखिए, एक एक करके मैं बात करूं। पहली बात, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपके जो भाजपा के प्रवक्ता, दोनों में से कोई एक, वो कह रहे थे बार बार एनसीआरबी का कौन से साल का है। तो मैं बता दूं, एनसीआरबी 2025 का आप अभी खोल के देखिए, उसमें एक लाइन है, मैं उसको आपको बिल्कुल शब्द ब शब्द मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, जो कि एनसीआरबी का है, मेरा लिखा नहीं है। और ये कह रहा है, यहाँ पे की फीलिंग्स का है, जिसपे आ रहा है, सेफेस्ट सिटी कोलकाता हैज बीन रैंक्ड एज द सेफेस्ट सिटी फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स। कि मैं नहीं कह रहा, जिसमें ये दिखा रहा है कि ओवरऑल क्राइम का इंक्रीज जो हुआ है पूरे देश में, वो 7.2% का हुआ है, एट अ रेट ऑफ 448.3 पर लाख पॉपुलेशन। ये इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से था। ठीक है, तो ये मैं नहीं, ये जिस एनसीआरबी चिल्ला रहे थे, और मैंने साल भी पढ़ के सुनाया, आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे प्रश्न पे जाता हूँ। बहुत सारे प्रश्न हैं, तो एक एक करके मैं क्लियर करके चलता हूँ। इसमें अभी किसी ने कहा, मैं आपको रोकूं शुभंकर जी, इसमें अमित जी अभी जो बता रहे थे, जो अभी आपने एनसीआरबी का एक डेटा बताया 2023 का, उन्होंने बताया कन्विक्शन रेट जो है वो 3.7% है। इसका इम्पैक्ट वो बता रहे थे कि दिखाई देता है इस तरह की रैंकिंग में। अच्छा, इसका इम्पैक्ट मतलब, अब बात आ गई कन्विक्शन रेट। पहले हो रहा था क्राइम अगेंस्ट वीमेन, जब बात हो रही थी तब क्राइम अगेंस्ट वीमेन, अब उसका कवर निकल आया। तो मैं कह रहा हूं, एनसीआरबी में क्या ये लाइन है कि नहीं है कि कैलकाटा हैज बीन रैंक्ड द मोस्ट सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ये है कि नहीं है? इज दिस लाइन देयर और नॉट? लेकिन कोलकाता और पश्चिम बंगाल दोनों की बात हो रही है ना सर। मैं कोलकाता कहाँ पे है? नहीं, कोलकाता एक शहर, और ओवरऑल तो पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। कहाँ पे बता रहा है सेफेस्ट सिटी इन इंडिया? ये यूपी का, मतलब लखनऊ नहीं लिया गया, दिल्ली नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, मैं उसको कोलकाता को मेंशन है कि नहीं है? तो इसको मानने में क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों छाले पड़ रहा है? मैं उसको नहीं कह रहा हूं कि गलत है। मैं ये कह रहा था कि वो कलकत्ता का, कोलकाता की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल ओवरऑल की बात हो रही है, उसके जो डेटाज हैं। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए शुभंकर जी। मैंने कोलकाता कह दिया, ये लाइन है कि नहीं कि सेफेस्ट सिटी इज कोलकाता? इज इट देयर, यस और नो? मैंने इतना से पूछा था और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे की बात पर आता हूँ, या इसी पर हम लोग करते रहे जैसा आप कहें? नहीं, आगे बढ़िए। हाँ, आगे मैं बढ़ता हूँ। दूसरी कई जहर है अभी, मतलब मैंने तो कई चीज में सुन रहा था कि इधर से, अरे एक जने कह रहे थे तो अरे हम लोग तो इनका जो है किस का नकल करते हैं, हम तो चाहते हैं महात्मा गांधी का नकल करें इसका। तो महात्मा गांधी का तो नकल आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग वो गोडसे का फेवर करने, आप गोडसे का नकल कर सकते हैं, महात्मा गांधी का नहीं कर सकते। अब जहां तक बात आती है कि उसमें से, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिखे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, ड्रेस चेंज। अब तो नहीं बढ़ा, अब की बार दाढ़ी नहीं बढ़ी, अब की बार वो गोल चश्मा नहीं आया, ये सब तो नहीं पहुंचा। कंटिन्यू करिए ना, जिस भेष को लिए उस भेष को कंटिन्यू करिए ना। जहां पहुंचे वहां का भेष बदल गया, वहां के तरीके से, वो उनको भांड कहा जाता है।
नहीं, शब्दों का चयन हम वो लोग नहीं ठीक हो करें सकता ना। है। मैंने शब्दों का किसी चयन के हम लिए लोग नहीं ठीक कहा, करें। मैंने हम कहा लोग क्यों इस जो तरह से भेद बात बदलते करें? हैं, मैंने यहाँ किसी का नाम नहीं लिया। अच्छे माहौल में मैंने शिवांकर जी किसी हम का लोग नाम चर्चा नहीं लिया। कर रहे हैं, पहली शब्दों बात, को। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं ठीक है, किसी का भी नाम नहीं लिया, तो लेकिन मैंने इन शब्दों से हम मैंने कहा परहेज कि करें। उन्होंने ये मैंने अमित जी की बात कही, उन्होंने कहा कि हम लोग तो ऐसा भेष धरना चाहते हैं, तो हमने कहा जो भेष धरना चाहते हैं उनको भांड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, मैंने ये बात कही है। अब आते हैं, मैं बहुत अपनी भाषा बहुत मर्यादित रखता हूँ और सोच के बोलता हूँ कि इसीलिए किसके मैंने बारे कहा, में। ठीक है। अब तक मैंने जो सुना वो बहुत ज्यादा मर्यादित नहीं था साहब, क्योंकि वो ममता बनर्जी के बारे में बोल रहे थे सब कुछ। अभी किसी ने बोला वो तो ममता बानो बन के पहुंच गई थी, बुरखा डाल के पहुंच गई थी, ये सब मैंने सुना ना, मैंने बोला, मैंने ऐतराज जताया, मैंने टोका। तो बात यह है कि यहाँ पे मैंने बार बार कहता हूं ना, उन्होंने कह दिया घुसपैठिया के बदले कह दिया वो सबसे बड़े घुसपैठिया। घुसपैठिया कौन है? घुसपैठिया वो इंसान है जो अंदर घुस जाता है, जो आप जैसा बनता है, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता, आपके संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं करता, आप उनको घुसपैठिया कहते हैं। अभी किसी ने ये बात आप में से कही कि तो डिटेक्ट, डिपोर्ट, डिलीट, ये सारा जो है ये पॉलिसी है। साहब ये पॉलिसी नहीं है, नैरेटिव है। पॉलिसी, इसको पॉलिसी नहीं कहते हैं। पॉलिसी जो होती है, जैसे आप सीए अगर लागू करते, अगर निर्धारित करते, वो पॉलिसी होता है। एनआरसी अगर आप उसको लागू कर देते, वो पॉलिसी होता है। एसआईआर आपकी एक पॉलिसी है जो कि चुनाव आयोग के थ्रू से आती है। लेकिन इन पॉलिसीज की दिक्कत मैं आपको बता रहा हूं, यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग का काम ये डिटेक्ट करना नहीं है कि कौन सिटीजन है, कौन सिटीजन नहीं है। लेकिन आप लोग तो यही कह रहे थे कि भाई साहब एसआईआर के माध्यम से हम डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट कर रहे हैं। ये बताया जा रहा था कि इसी वजह से जो है घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेश पीछे भाग रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि अगर एसआईआर से सारा काम हो जा रहा है तो अब सीए और एनआरसी की जरूरत नहीं है ना, सारा काम एसआईआर ने कर दिया, तो इसको बोलिए ना। इसको तो फिर मेरे ख्याल से गृह मंत्री को सामने आके बोलना चाहिए कि बॉस हमारा एसआईआर से सारा हो गया, अब सीए और एनआरसी पर हमको नया खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये सब बातें हैं। अब दूसरी बात यह है कि साहब देखिए, एक बात कहता हूं ना कि आप बाहर से रह के अगर आप बंगाल के बारे में उधर से करेंगे, देखिए मेरा एरिया, हम मुर्शिदाबाद से हैं, मेरा वहां पे एक छोटा सा गांव है बौरमपुर। बौरमपुर में जो है भाटसाटपाड़ा कहते हैं, वो हमारा ननियाल है। मैं यहाँ एक्टिवली घूमता हूँ, आप मेरा फोटोग्राफ, आप मेरा उधर से मैं आपको सर्चिंग में भेज दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक्टिवली चल रहा हूँ, तो यहाँ क्या है, अंदर का क्या है, नहीं है, वो मैं देख रहा हूँ। सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा, बंगाल में सारी चीजें थी, लेकिन एक चीज नहीं था भाजपा के आने से पहले, वो था हिंदू मुसलमान। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम तुष्टीकरण से ममता बनर्जी जीत करके गवर्नमेंट फॉर्म कर ले सकती है, नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी जगह में सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक को लेकर के सरकार नहीं फॉर्म कर सकता। अगर आप ये कहें कि पूरा का पूरा 28% मुस्लिम 100% वोट करता है, तो भी जो उनका 48%, बाकी 28% किसका है? तो बी फैक्चुअली करेक्ट। बात ये नहीं है कि आप निंदा करते हैं, आप मुझे नहीं पसंद करें, आप मेरी निंदा करेंगे, मैं आपको नहीं पसंद करता, ये चर्चा जिंदगी भर चलती रहेंगी। बट एटलीस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट। जो लोगों को जो बता रहे हैं वो कम से कम सही बात बताइए। आप लड़िए ना, कौन मना कर रहा है? भाई आप भाजपा से हैं, आप चुनाव में मेरे साथ नहीं खड़े हैं, आप मेरे बारे में थोड़ी अच्छा बोलेंगे, वो मैं समझता हूं, हम भी नहीं बोलेंगे, वो भी आप एक्सेप्ट करते हो। लेकिन साथ ही साथ ये नहीं होना चाहिए कि कम से कम जनता को हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। क्या हम वो न्यूट्रल इलेक्शन देना चाहते हैं? हम दिखा सकते हैं कि एक भाई हम यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। अगर ये सारी चीजें आपके पक्ष में है, सारी जनता आपके साथ खड़ी है, तो फिर आपके चुनाव आयोग को आके रातों रात सारे अधिकारियों का तबादला क्यों करना पड़ता है? अब उसके पीछे एक तर्क ये भी है ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है। 2021 में 16 मौतें हुई थी चुनाव के दौरान, और चुनाव के बाद 54 लोगों की हत्या की गई सियासी वजहों से। अच्छा, तो आप इसको ये भी बातें आती हैं, चर्चाएं जब होती हैं, तो आपके जो विरोधी हैं शुभांकर जी, आप जो हंस रहे हैं, तो मैं उसकी बात में क्लियर कर दूं कि जब चर्चाएं होती हैं तो आपके जो विरोधी हैं वो इन सब आंकड़ों को रखते हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, मैं आपसे नहीं अपना आंकड़ा रख रहा हूं। इंडस्ट्री और रोजगार, उस पर सरकार ने कितना काम किया, मेरा क्वेश्चन यही था। कितने युवाओं को रोजगार मिला और कितने गांव तक बिजली पहुंची, उसका बताइए।
ये कौन सा पोल? मैं एक्चुअली देख नहीं पा रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ, तो मुझे ये नीरज जी हैं, नीरज प्रताप जी हैं, पॉलिटिकल मैं नीरज एनालिस्ट प्रताप जी हैं। से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सारा प्रश्न तो इधर पूछ डाले, लेकिन क्या आप तो वो कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक है ना? हाँ, तो आप तो तभी तो neutral पूछ है रहा ना? हूँ। आप तो ना ये तृणमूल सवाल नहीं में पूछना है, चाहिए BJP क्या, से है ना? शुभांकर जी? तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब मैं आपसे एक प्रश्न, इतने सारे प्रश्न तो आपने पूछ लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 2 लाख करोड़ जो बंगाल का बकाया है, उसमें से कितने स्कीम्स लागू हो सकती थी, क्यों नहीं दिया? अरे क्या मैं ये पूछ कहना रहा हूँ कि नहीं, जहाँ इंडस्ट्री उसमें से लगी एक कितनी स्कीम लगी तो ये था, बताइए। जहाँ उसमें डबल से इंडस्ट्री इंजन की कितनी सरकार लगाई? होगी, वहाँ तो शुभांकर जी, डेवलपमेंट उसमें एक स्कीम करेंगे। था लेकिन जहाँ आयुष्मान डबल भारत इंजन की सरकार नहीं योजना, होगी, यानी उसको जहाँ आप लोगों केंद्र ने में लागू हम नहीं रहेंगे, किया। प्रदेश में हम नहीं रहेंगे, बस वहाँ अब डेवलपमेंट अब बदल मिलेगी। गए आप बताइए ना, तरक्की कितनी की? आप समाज में सेवा मैं आपसे करने पूछ आए तो हैं रहा ना, हूँ। युवाओं की मैं तो तरक्की, आपसे कह रहा हूँ। विकास कितना अरे हुआ यूपी ये को तो सारा बताइए। पैकेज ठीक है। मिला, यूपी ने कितनी की? यूपी में मुझे 4 अरे ऐसे- यूपी की बात हम लोग देखिए, यूपी एक के साथ दिन यही करेंगे, चीज़ है। यूपी से, और जब तुलना होगी पश्चिम बंगाल की तो उस दिन शुभांकर जी हम लोग बात करेंगे। अभी तो हम लोग पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। हेमंत जी, आप लोग को उतनी हिम्मत भी नहीं है कि कभी आप यूपी की बात अरे करें। नहीं, क्या बात आप उतनी कर रहे हिम्मत भी हैं नहीं है। शुभांकर जी, क्या बात आप कर रहे हैं, जो क्या बात आप कर कलवे रहे हैं? चाट के ये पटा ये होगा, ये उसको आप हिम्मत ये नहीं नहीं है। नहीं नहीं ये आप दिमाग तो से मुझे हटा जवाब- मुझे दीजिए, ये आप जवाब दिमाग दे से लेने हटा दीजिए, दीजिए। सुन लीजिए। देखिए, ये आप लोग दिमाग जो से हटा कहते हैं, दीजिए। यूपी एक की जब प्रोजेक्ट बात नहीं होगी बता तो पाएंगे यूपी की यूपी भी में, बात होगी। जो यूपी गवर्नमेंट पश्चिम ने बंगाल की बनाया बात और हो आज रही तक है, टिका हुआ है। पश्चिम बंगाल की एयरपोर्ट बात हो रही बना है, तो तो पश्चिम शिक्षा बंगाल दी से आप जाती है। यूपी जा रहे हैं। ब्रिजेस हम तो और चाहते बिहार हैं, में हम तो चाहते हैं कि शुभांकर भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के ही दायरे में रहें और पश्चिम बंगाल की उपलब्धियों को गिनाएं, उपलब्धियों को गिनाएं, दूसरे की कमियों को न निकालें। हमारा यही मोटो था कि शुभांकर भट्टाचार्य से पश्चिम बंगाल की उपलब्धियों के बारे में हम जाने, कि जो लोग नहीं जानते हैं वो बताएं, वो जानें। लेकिन शायद हम लोग आज नहीं निकाल पाए आपसे। बहरहाल हेमंत जी, ये कह रहे हैं एनसीआरबी का वो गलत बता रहे हैं ये रिपोर्ट। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, बीइंग ए लॉयर आपको दे रहा हूँ। ठीक है। ये 2025 के अक्टूबर का रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। आप समझिए, सबसे चार्जशीट में अगर कोई मामला कहीं जमा होता है, कहीं कार्रवाई नहीं होती है, तो वो पश्चिम बंगाल है। यहाँ सबसे ज्यादा एसिड अटैक होता है, सबसे ज्यादा लड़कियां और बच्चे यहाँ से गायब होते हैं और इनका धर्मांतरण किया जाता है। आपको पता है कि पर डे पूरे भारत में एनआरसी में कितने बच्चे गायब हो रहे हैं? 10,000। उसमें सबसे हाईएस्ट कहाँ है? पश्चिम बंगाल का रिपोर्ट है। ये क्यों छुपा देते इस मैटर को? पूरे भारत में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। ये सब एनसीआरबी रिपोर्ट के गलत। ठीक है, चलिए इस पर और हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अब चुनाव का समय है तो और भी बातें होंगी। बहुत शुक्रिया, आज वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमंत जी आपका, नीरज प्रताप जी आपका, अमित तिवारी जी और शुभांकर भट्टाचार्य आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।